एक गोमाता ऐसी है जिसका गोमूत्र भी मानव के लिए उपयोगी है। कारण यही है कि इसके अंदर जो स्वर्ण तत्व होता है, जो आज उसको पृथकीकरण करके लोग बाहर निकाल रहे हैं वैज्ञानिक, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने पहले बता दिया था। ऋषि का मतलब किसी बाबा से नहीं होता, ऋषि का मतलब रिसर्च होता था। वो अपने जीवन पर अनुसंधान करते थे। जब वो सब ऋषियों साथ में बैठ के संभाषण परिषद करते थे, जब वो सब चीज एक मत हो जाते थे, मानव की कल्याणकारी चीज होती थी, तब जाकर के शास्त्र की रचना होती थी। इसलिए शास्त्र कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, शास्त्र सत्य पर आधारित है। तो गोमूत्र के अंदर जो पीलापन होता है छोटी बछड़ी की गाय के अंदर, विशेष तौर से गाय वो जो स्वयं चरती हो, यावर हो, जो अपने आप जंगल में घूम फिर करके वन औषधियों को चर के आती है, उसके गोमूत्र में स्वर्ण तत्व सबसे अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और वही गाय का गोमूत्र मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। जी, एक शब्द और है ऋषि कृषि। ऋषि कृषि पहले ऋषि मुनि कृषि को भी एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित मानते थे। और कृषि का उद्देश्य मानव के कल्याण के लिए होता था, जीव मात्र के कल्याण के लिए होता था। तो उसके अंदर हमारे गौमाता के जो नंदी होते थे, बैल होते थे, उससे खेती होती थी। तो उससे खेती होने से जो ऐसे अनेक प्रकार के जीव होते हैं जो धरती पर होते हैं, जो सहजीवी होते हैं, जो फसल के अनुकूल होकर के अत्यधिक पौष्टिक वाले अनाज को पैदा करते थे, उसको ऋषि कृषि कहा जाता था, जिसमें किसी भी प्राणी का अहित नहीं होता था। परंतु आज दिन बदले हैं, आज ट्रैक्टरों से खेती हो रही है, इसमें असंख्य छोटे छोटे जीवों की एक तरह से वहां से नष्ट हो रहे हैं। वन औषधियां खेतों से नष्ट होती जा रही है, खाली एक अन्न उत्पादन तक सीमित रह गया है। तो पहले ऐसी कृषि नहीं होती थी जिसमें सब प्राणी का हित देखा जाता था। आज सिर्फ मनुष्य एक अपना हित देख रहा है और किसी भी प्राणी के हित की चिंता नहीं कर रहा है। पहले खेती करते समय किसान भी खेत की बुआई के समय सब प्राणियों के लिए भगवान से आशीष मांगता था कि इसमें सबका हिस्सा होगा, जो मेरे खेत में होगा उसमें कबूतर, पशु, पक्षी सबका हिस्सा होगा, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। परंतु आज का व्यक्ति स्वार्थवश उसको सब अपना एकाधिकार से रखना चाहता है, इसलिए आज ये स्थिति हुई है। जी, समय कम है श्याम जी हमारे पास, लेकिन चलते चलते जो नौजवान पीढ़ी है उनकी बिल्कुल जो दैनिक क्रियाएं हैं, विहार जो कहते हैं, वो बदल चुका है। और गुरुकुल की परंपराएं अलग थी, लेकिन वो अलग लोग निकलते थे। और अब जो देर रात तक जागना, फिर बहुत देर से उठना और टीवी और स्क्रीन के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, क्या कहना चाहते हैं उनको कुल मिलाकर? आज मैं जो यूथ वर्ग है उससे यही कहना चाहता हूं कि आज अपनी जो यूथ है उसकी एनर्जी का सही दिशा में सदुपयोग किया तो हम एक दिशा को नेतृत्व प्रदान कर पाएंगे। वरना ये स्थिति आगे भयानक होगी कि इसकी स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले यूथ को सूर्य उदय से पहले पहले उठना चाहिए। सबसे पहले नहा धोकर के पत्र पत्रिकाओं का वाचन करने के बाद में स्वाध्याय करना चाहिए, जिस भी वो विषय को पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर व्यक्ति का मस्तिष्क कंसंट्रेट होता है, एकाग्र होता है, उस समय जो भी पढ़ा हुआ होता है वो स्लीप नहीं होता, दिमाग से स्थिर होता है। उसके बाद में सुबह 11 बजे तक प्रसाद ले लेवे, दिन के अंदर ऋतु फलों का प्रयोग करें, शाम का 7 बजे सूर्य अस्त होने से पहले पहले मनुष्य को भोजन करना चाहिए। रात को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, रात को भोजन राक्षसीय प्रवृत्ति का कहलाता है, रात्रिचर प्राणियों का भोजन होता है। तो सूर्य अस्त होने से पहले पहले भोजन कर लेवे, 10 बजे तक सोने की चेष्टा करनी चाहिए। 6-7 घंटा साउंड स्लीप नींद आएगी। जब तक नींद की पूर्ण नहीं होगी तब तक याददाश्त नहीं हो पाएगी। पहले इसीलिए हमारे अशिक्षित थे तो भी वो आदमी में नेतृत्व की क्षमता थी, इतना था। पहले किसानों की भी लॉकडाउन लगता था, 7 अकाल पड़ जाते थे तो भी वो नहीं घबराते थे। अभी लॉकडाउन में 1 महीने के अंदर ही लोग घबरा गए, क्योंकि मस्तिष्क में स्थिरता नहीं है। जी, चलिए, बहुत सारी बातें रह गई कि मेडल लाने वाले, चटनी खाने वाले लोग थे, सब्जी खाने वाले लोग थे, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी नामी कंपनियों के प्रोडक्ट खाने वाले लोग कुछ नहीं कर पाए। ये बातें फिर कभी होगी।